अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। तो स्टार्ट करते हैं इस वीक का फर्स्ट लेक्चर। बेसिकली जो ये लेक्चर है इससे रिलेटेड हम ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर के अंदर लास्ट पोर्शन जो है जो हमने पढ़ा था उसी से रिलेटेड ये चैप्टर है। सो पहले मैं आप लोगों से कुछ चीज़ डिस्कस कर लूँ। बेसिकली यूनिवर्सिटी की तरफ से भी इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप जो है कम से कम जो वीडियो आपकी एक भी हो, बेशक वो पार्ट्स के अंदर ही क्यों ना हो, कम से कम एक जो लेक्चर है वो 20 मिनट का होना चाहिए। सो मैं कोशिश करूंगा और कुछ रिकमेंडेशन आपकी तरफ से भी मुझे पहले आ चुकी थी कि सर इस तरह क्या करें कि थोड़ा सा स्लो चला करें, क्योंकि ज़्यादा फास्ट चलने की वजह से हमें जो वीडियो है वो 2 से 3 बार देखनी पड़ती है। सो अगर आप स्लो चलोगे तो वो एक ही वीडियो के अंदर हमारा टाइम भी बच जाएगा और इस तरह से हमें समझ भी ज़्यादा आ जाएगी। सो मैं अपने हर लेक्चर के अंदर आपको कहता हूँ कि आप ये देखा करो कि अगर कोई रिकमेंडेशन हैं या कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस करो। तो 2-3 स्टूडेंट्स ने मेरे साथ पर्सनली मैसेज करके मुझे कहा है कि आपका जो वे है उसको थोड़ा सा स्लो कर लो। जो आपका वे ऑफ टीचिंग है वो ठीक है, उसमें कोई मसला नहीं है, पर लेकिन थोड़ा सा अगर स्लो आप चीज़ों को समझाएंगे तो वो हमारे लिए यानी कि समझना आसान हो जाएगा। सो हो सकता है कि ये थोड़ी सी वीडियो लंबी हो इस टॉपिक से रिलेटेड। सो आप लोगों ने ये चीज़ क्लियर रखनी है कि टॉपिक उतना ही है, टॉपिक एक ही है, टॉपिक कोई ज़्यादा नहीं होने वाला। बस इसमें ये चीज़ होगी कि मैं एक चीज़ को ज़्यादा इलेबोरेट करूँगा, ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ आ जाए। सो ये टॉपिक जो है हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस चैप्टर के लास्ट फर्स्ट जो चैप्टर था हमारा उसके लास्ट पोर्शन के अंदर हमने ये टॉपिक पढ़ा है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आप ये देखो कि फंडामेंटल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। ये हमने पहले पढ़ लिया कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जब बनता है तो उसके अंदर कुछ फंडामेंटल्स होते हैं और फंडामेंटल्स जब सारे क्लियर हों, जब सारे फंडामेंटल्स ठीक से अप्लाई कर दिए जाएं, अडॉप्ट कर लिए जाएं, तो उसके बाद कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो इसमें भी हमने यही देखना है कि अब हमने हर एक को अलग से करके सेपरेट करके और उसके फंडामेंटल्स देखने हैं कि कोई भी इम्पोर्टेंट फंडामेंटल्स जो है उसको पूरा करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें जो हमें हैं वो कंप्लीट करनी पड़ेगी, तब वो एक रेलिवेंट फंडामेंटल कंप्लीट होगा। तो इसमें जो आपको चैप्टर में जो चीज़ें बताई गई हैं फंडामेंटल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लेनेशन के, आपको जितने भी फंडामेंटल्स हैं उसकी डिटेल में हर चीज़ बताई गई है, हर चीज़ डिटेल में आपको क्लियर की गई है इसके अंदर। सो स्टार्ट करते हैं इसको अपने चैप्टर को। बेसिकली जो आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो फर्स्ट आपके फंडामेंटल से हो रहा है। जैसे हमने जो 10 फंडामेंटल्स पढ़े हैं। सो फर्स्ट चैप्टर स्लाइड के अंदर आपको जो डाटा नजर आ रहा है ये बेसिकली आपकी बुक से ही लिया गया हुआ डाटा है। अगर आप चाहो तो आप ले सकते हो डाटा, आप बुक अपने सामने रख सकते हो। इवन अब यहाँ पे जो डाटा प्रोवाइडेड है यहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एसेंशियल जो कि क्या है, ऑफर है। जब भी ऑफर होगी तो कौन कौन सी चीजें पूरी होने के बाद वो वैलिड ऑफर होगी, कि वो ऑफर जो है हमारी कंप्लीट एक अथेंटिक ऑफर होगी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो इसमें सबसे जो पहली चीज है ऑफर होती क्या है, उन्होंने यहाँ पे हमें डेफिनेशन दी है कि अब मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल कोट करना चाहता हूँ कि देखो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें 2 या 3 पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, 2 या 3 पर्सन मिल के उस कॉन्ट्रैक्ट को बनाते हैं। तो हम सपोज करते हैं कि 2 पर्सन है जिसमें से एक जो चाह रहा है कि मैं इन्वेस्टमेंट लेके आऊंगा, दोनों बिजनेस करना चाह रहे हैं, और दूसरा कहता है कि मैं अपनी मैनेजमेंट और स्किल जितनी भी हैं मैं बिजनेस को पूरा मैनेज करूंगा और उसकी मैं सैलरी लूंगा या फिर जो भी प्रॉफिट की परसेंटेज होगी वो लूंगा। सो ये उन्होंने डिसाइड कर लिया है। क्या चीज डिसाइडेड है कि एक जो है वो इन्वेस्टमेंट लेके आएगा और एक मैनेजमेंट उनको संभालेगा और स्किल अपनी प्रोवाइड करेगा, स्किल्स देगा, और बाद में वो अकॉर्डिंग टू रेशियो डिवाइड कर लेंगे आपस में। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पे कोई एक बंदा ऑफर कर रहा है, या तो बंदा एक इन्वेस्टर हो सकता है कि मैं रेडी हो चुका हूँ इस चीज के लिए कि जो मैंने आपको कहा था कि मैं इन्वेस्ट करूंगा और मुझे कि 2-3 सोर्सेज से पैसे इकट्ठे करने थे वो मैंने इकट्ठे कर लिए हैं और मैं तैयार हूँ इसके लिए। तो बंदा ऑफर कर रहा है कि मैं पैसे इकट्ठे कर चुका हूँ, मेरी तरफ से विलिंगनेस है, तैयार हूँ मैं काम करने के लिए, और आप बता दो कि आप कब स्टार्ट करना चाह रहे हो। सो हो सकता है कि दूसरी पार्टी कहे कि मैं स्किल्स देने के लिए तैयार हूँ, मेरे पास टाइम है, आप अपनी इन्वेस्टमेंट तैयार कर लो
तो हम ये बिजनेस स्टार्ट करें। तो दोनों तरफ से किसी ना किसी तरफ से ऑफर दी जाएगी, कोई ना कोई विलिंगनेस शो की जाएगी। तो ऑफर यही होता है बेसिकली कि कहा जाता है कि मैं इस काम के लिए तैयार हूँ। डेफिनेशन में भी जो हमें प्रोवाइडेड है उसमें लिखा हुआ है 1 पर्सन शोज विलिंगनेस, कि एक बंदा आपको अपनी विलिंगनेस शो करता है टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए, टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, किसी चीज से कुछ करने के लिए या कोई भी काम करने के लिए वो तैयार है। द अदर पर्सन इज ऑर्डर टू गेट एसेंट, द अदर पर्सन, सॉरी स्टूडेंट्स, द अदर पर्सन इज ऑर्डर टू गेट एसेंट टू दैट एक्ट। अब वो दूसरे पर्सन ने इसको क्लियर करना कि हाँ ये ठीक है, ये बंदा तैयार हो चुका हुआ है। ऑफर में हमें क्या बताया जा रहा है कि कोई एक बंदा जो होता है डेफिनेशन के अंदर, कि कोई भी एक पर्सन जो है वो अपने आप को शो करता है कि मैं इस स्पेसिफिक काम के लिए खुद को तैयार हूँ, खुद को तैयार कर चुका हूँ और मैं ऑफर कर रहा हूँ कि मैं अपनी तरफ से तैयार हूँ और ये काम स्टार्ट करते हैं हम। तो इसको एक जब ये कोई बंदा अपनी विलिंगनेस शो करता है किसी काम के लिए, तो उसका मतलब है कि वो आपको ऑफर दे रहा है। इसके अंदर सेकंड क्या है, फंडामेंटल। अब ऑफर कब एक रेलिवेंट, वैलिड या एक ऑथेंटिक ऑफर बनती है, जब कुछ फंडामेंटल्स हमें जो है वो उसके कंप्लीट करने पड़ते हैं और पूरे करने पड़ते हैं। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट फंडामेंटल है वो है वैलिड ऑफर का, वो है मे बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। इसका मतलब क्या है कि जो आप ऑफर दे रहे हो तो वो दो फॉर्म में हो सकती है, या तो वो हो सकती है रिटन फॉर्म के अंदर या फिर ओरल फॉर्म के अंदर। मतलब एक पर्सन दूसरे पर्सन को ऑफर कर रहा है तो वो दो तरह से उसको ऑफर दे सकता है, या तो उसे लिख के पूरा कॉन्ट्रैक्ट भेजे कि मैं इस ऑफर के लिए तैयार हूँ और मैं ये परफॉर्म करना चाह रहा हूँ, पूरी वो जितनी भी है वो राइटिंग फॉर्म में उसे भेजे। या फिर वो अगर राइटिंग फॉर्म में नहीं भेज रहा तो वो ओरल भी फोन भी कर सकता है। तो दो फॉर्म के अंदर कोई भी ऑफर वो दी जा सकती है कि दो फॉर्म्स के अंदर। और तीसरी एक फॉर्म होती है जो कि उन्होंने बी कैटेगरी में रखी है। बी कैटेगरी में वो क्या कह रहे हैं कि ना तो ओरल होती है ना ही रिटर्न होती है, ये इम्प्लाइड होती है। इम्प्लाइड का मतलब होता है कि एक्शन से आपको ऑफर दी जाती है, यहाँ बताया जाता है। और एक्शन से किस तरह से होता है, वो इस तरह से होता है कि आपको दिखाया जाता है कि हमने एक एग्जांपल कोट की थी पिछले लेक्चर्स के अंदर कि जब भी विंड शील्ड स्क्रीन जो है, एक पर्सन जो है वो ट्रैफिक में है और ट्रैफिक वो सिग्नल्स पे खड़ा हुआ है, वो कार में बैठा हुआ है और वो क्या कह रहा है कि विंड स्क्रीन क्लीनर आता है, वो ऑटोमेटिकली विदाउट परमिशन वो स्क्रीन साफ करना शुरू कर देता है। तो इसमें क्या होता है कि वो अपने एक्शन से आपको ऑफर कर रहा है कि मैं ये स्क्रीन साफ कर रहा हूँ, और अगर आप उसको डिनाई नहीं करते, उसको मना नहीं करते उस चीज के लिए, तो इसका मतलब है कि आप उसे अलाउ कर रहे हो कि वो काम करो। सो या फिर एक्शन से आप क्या ऑफर दे सकते हो, या फिर रिटर्न दे सकते हो, या फिर ओरल दे सकते हो। ये 3-4 फॉर्म्स के अंदर आप ऑफर जो है, इसमें सिंपल हम देख रहे हैं कि ऑफर किस किस फॉर्म में हो सकती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफर क्या होती है, ऑफर का मतलब है कि कोई पर्सन अपनी विलिंगनेस शो करता है कि मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद क्या होता है कि ऑफर सबसे इम्पोर्टेंट जो एसेंशियल है कि ऑफर किस फॉर्म में होती है। ऑफर 3 फॉर्म में यहाँ पे हमारे पास जो है वो गिवन है, या तो रिटर्न हो सकती है, या ओरल हो सकती है जुबानी गुलामी, या फिर वो एक्शंस के अकॉर्डिंग एक्शंस शो करके हो सकती है। तो इसके बाद सेकंड कौन सा इम्पोर्टेंट एसेंशियल है या फंडामेंटल है किसी भी ऑफर को कंप्लीट करने के लिए या पक्का बनाने के लिए, मस्ट क्रिएट लीगल रिलेशंस। कि आपका जो भी रिलेशन बनेगा, आप जो ऑफर कर रहे हो उस ऑफर की ऑथेंटिकेशन ऐसी होनी चाहिए कि उसमें आपकी एक्सेप्टेंस वाली पार्टी के बाद जो रिलेशन बनेगा वो लीगल होना चाहिए, कोई सोशल रिलेशन नहीं होना चाहिए। सोशल रिलेशन का मतलब क्या, उन्होंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल कोट की हुई है कि एक बाप और बेटे के दरमियान पॉकेट मनी का जो रिलेशनशिप है, कि बाप जो है बेटे को कहता है कि इस वीक से मैं तुम्हारी पॉकेट मनी स्टार्ट कर दूंगा। सो ये एक सोशल रिलेशनशिप है। अगर बाप नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं है कि बेटा उसके ऊपर सू कर देगा या फिर कोई इस तरह का कोई सीन हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो ये एक सोशल रिलेशन क्रिएट होता है। इसमें किसी के ऊपर कोई खास बॉन्डिंग नहीं है कि वो लाजमी देगा, ना ही कोई किसी के ऊपर केस करता है। सो इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये सोशल रिलेशनशिप है। और हमें कौन सा रिलेशनशिप क्रिएट करना है, अगर हमें ऑफर को वैलिड बनाना है, उसके लिए हमें लीगल रिलेशन क्रिएट करना होता है कि दोनों के ऊपर लीगली कोई ना कोई राइट्स एंड ऑब्लिगेशन आए। सो ऑफर शुड नॉट ऑफ सोशल नेचर। आपकी ऑफर वो कह रहा है कि सोशल नेचर की नहीं होनी चाहिए। इट मस्ट हैव अटेंशन टू क्रिएट द लीगल रिलेशन। जो भी ऑफर क्रिएट कर रहा है, जो भी ऑफर लेके आ रहा है, जो भी ऑफर उसको शो कर रहा है, तो उसके लिए लाजमी है कि वो अपनी अटेंशन ऐसे शो करे कि वो क्या है, कि वो एक लीगल रिलेशन बनाना चाह रहा है आपके साथ।
लॉ के अकॉर्डिंग वो काम करना चाह रहा है। सो सेकंड, अब उन्होंने एग्जांपल दे दिए कि फादर ऑफर्स पॉकेट मनी टू सन हैज नॉट क्रिएटेड लीगल रिलेशनशिप। बाप और बेटे का जो पॉकेट मनी से रिलेटेड जो भी इशू है, जो भी उनका कॉन्ट्रैक्ट है, वो सोशल में आता है, वो लीगल के अंदर नहीं आता। तो आपका ऐसा कोई अटेंशन नहीं होनी चाहिए, आपका कोई ऐसा बिहेवियर होना चाहिए कि वो सोशल रिलेशनशिप को शो करे। डिफाइन एंड क्लियर। अब वो यहाँ पे कह रहा है कि आपका जो ऑफर है जो आपकी, वो शुड बी डिफाइन होनी चाहिए और क्लियर होनी चाहिए। वो कह रहा है कि जो भी आप ऑफर लिख के भेजोगे या जो ऑफर आप अदर वर्ड्स में करोगे, यहाँ पे ओरल में उसे बताओगे, यहाँ पे एम्प्लॉयड करोगे, तो वो क्लियर होनी चाहिए कि आप उसे क्या मैसेज दे रहे हो, क्या बताना चाह रहे हो। तो ये आपके लिए लाजमी है कि आप उसे क्लियर वर्ड्स में और देन डिफाइन करो अच्छे तरीके से कि उससे क्लियर हो जाए कि ये ऑफर मुझे दी जा रही है और इस तरह से हमने आगे प्रोसीड करना है। सो द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ ऑफर मस्ट बी सर्टेन एंड क्लियर। यहाँ पे उन्होंने सिंपल सी लाइन लिखी है कि ऑफर से रिलेटेड आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस जितनी भी बनती हैं, जो भी हैं, वो शुड बी क्लियर एंड डिफाइन होनी चाहिए, ताकि जिसने एक्सेप्ट करनी है उसको एक्सेप्ट करने में आसानी हो, उसको समझने में आसानी हो कि बेसिकली मुझे कहा क्या जा रहा है, मेरे से बात क्या की जा रही है। तो सेकेंड वन इज दैट, जो थर्ड हमारा है उसमें उन्होंने एग्जाम्पल भी कोट की हुई है कि ए ऑफर सेल्स ऑफ वन कार आउट ऑफ टू डिड नॉट क्लैरिफाई विच वन। अब ए जो है सिंपल बी को कहता है कि मैं तुम्हें इन कार में से इन कार में से कोई कार बेचूंगा। तो ये क्लियर नहीं है कि इन कार में से कौन सी कार बेचेगा, उसने कोई नहीं बताया कि कौन सा कलर की कार बेचेगा, कौन से मॉडल की कार बेचेगा। तो आपकी ऑफर इस तरह की नहीं होनी चाहिए। आपको क्लियर करना है कि मैं आपको ये स्पेशल मॉडल की कार और ये स्पेशल कार जो है वो सेल आउट करूंगा। तो ये चीज़ें कुछ क्लियर करनी है आपने। और सिंपल सी चीज़ है कि आपकी जो भी ऑफर है जो आप बना रहे हो, वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, डिफाइन होनी चाहिए, नेक्स्ट पर्सन को इजीली अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, ताकि वो आगे प्रोसीड कर पाए और उसको एक्सेप्टेंस की तरफ सोच पाए उसको आगे। जो फोर्थ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है वो है डिफरेंट फॉर्म्स इन्विटेशन टू ऑफर। तो डिफरेंट फॉर्म्स में जो होता है ना, आपकी इन्विटेशन हो सकती है। फॉर्म्स का मतलब क्या है कि वो इनविटेशन भी हो सकते हैं, एक ऑफर हो सकता है कि वो इनविटेशन दिया जा रहा हो कि आपको एक ऑफर की फॉर्म इनविटेशन की फॉर्म में भी हो सकता है। वो कैसे हो सकता है, यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है द ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम द इनविटेशन टू ऑफर। कैसे, दे लुक अलाइक बट दे आर डिफरेंट। किस तरह से हो सकता है, वो डिफरेंट कैसे हो सकती है कोई भी ऑफर। द पर्सन मेकिंग इन्विटेशन टू ऑफर डज नॉट मेक ऑफर। समटाइम होता है कि आपको सिर्फ इन्विटेशन दी जा रही होती है, आपको सिर्फ दावत दी जा रही होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उसके अंदर इनरोल करवाया जा रहा होता है, बिजनेस का पार्ट बनाया जा रहा होता है। अब ये आप सिंपल सी एग्जांपल है कि देखो, आपको इन्विटेशन दी जा रही है कि हमारी ओपनिंग सेरेमनी है, तो ये स्पेसिफिक जेलम के ये पर्सन, ये जो कैटेगरीज के लोग हैं, ठीक है, इस एज के, वो स्पेशली हमारे यानी कि ना ओपनिंग सेरेमनी में आए, वहाँ पे रिफ्रेशमेंट वगैरह भी होगी। तो इस तरह से कुछ 1-2 घंटे की जो भी है वो एक ओकेजन होगा। तो उसमें क्या होता है कि आपको सिर्फ इनविटेशन दिया जा रहा है कि आप आए। इसका मतलब ये नहीं कि आपको ऑफर कराई जा रही है कि आप उसका पार्ट बन जाए आके, आप जो है हमारे बिजनेस का पार्ट बन जाएंगे, 1% आपको होगा, इस तरह से कुछ भी नहीं है। वो जैसे आपके लिए एक इन्विटेशन है, बट इनवाइट अदर पार्टी टू मेक ऑफर। पर लेकिन हमारे लिए वो इस तरह से ऑफर बन जाती है क्योंकि वो ऑफर जो क्रिएट हो रही होती है। अब वो कह रहे हैं, इसमें एग्जांपल दी हुई है, आपको ज़्यादा रिलेट कर पाओगे आप। डिस्प्लेइंग ऑफ गुड्स फॉर ऑप्शन। अब यहाँ अब डिफरेंट नीलामी के लिए कुछ चीज़ें रख दी गई हैं और सजा दी गई हैं वहाँ पे कि इस चीज़ के ऊपर नीलामी कर सकते हैं। इट्स नॉट एन ऑफर बट एन इन्विटेशन टू ऑफर। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ऑफर दी जा रही है, इसका मतलब है कि इन्विटेशन दी जा रही है कि इस डेट को जो है हमने इन चीज़ों को नीलामी के लिए पेश करना है। वो चीज़ें अभी रख देने का मतलब क्या है कि वो एक इन्विटेशन है। वो हमेशा ऐसे होता है कि ये कंपनी बिडिंग करती है चीज़ों की, ये ऑप्शन पे चीज़ें लगाती है, तो इसने हर एक वीक पहले जो है वो क्या करती है, वो चीज़ें बाहर ला के रख देती है, डिस्प्ले पे रख देती है। डिस्प्ले पे ला के रखने का मतलब ये है कि वो आपको इन्विटेशन दे रहे हैं कि एक ऑफर इन्विटेशन के अकॉर्डिंग एक ऑफर दे रहे हैं कि नेक्स्ट वीक इन चीज़ों की नीलामी होने वाली है। तो एक इन्विटेशन आपको मिल गया, एक मैसेज मिल गया, तो ऑफर आपको एक तरह से मिल रही है, जो कि आप क्या करोगे, अगर आप उसको एक्सेप्ट करना चाह रहे हो तो उस पर्टिकुलर डेट के ऊपर आप चले जाओगे और उन चीज़ों के ऊपर बिडिंग करोगे। द ऑफर दिस केस विल नॉट बी अ बिड फॉर फ्रॉम बायर। इसका मतलब ये नहीं कि आप जो चीज़ें डिस्प्ले पे लग गई हैं आप उसी टाइम जाके उसको बिड कर दें।
इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब है कि बायर को एक इनविटेशन मिल गया है कि इस वीक के एंड पे हम जो है इन चीज़ों को नीलामी के लिए पेश कर चुके हैं, ये चीज़ें होंगी, तो आप उस पर्टिकुलर डेट को आके ही उसके ऊपर बिड करेंगे। अब फिफ्थ हमारा जो फंडामेंटल है वो हमें बता रहा है कि स्पेसिफिक और जनरल। इसमें क्या है कि आपकी जो ऑफर है वो क्लियर होनी चाहिए कि वो किसी एक वन पर्सन के लिए है या फिर वो किसी या फिर पूरी सोसाइटी के लिए या फिर पूरी होल पब्लिक के लिए है। तो दो चीज़ें होती हैं, या तो ऑफर एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए होती है या आप अनाउंसमेंट करते हो कि ये जो कार मैं बेच रहा हूँ ये मिस्टर ए को या मिस्टर अली को ही बेची जाएगी। इसे कहते हैं स्पेसिफाइड ऑफर, कि एक पर्सन को ऑफर की जा रही है कि मैं सिर्फ इसी पर्सन को ही बेचूंगा, इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक। और दूसरी तरफ क्या होता है जनरल ऑफर। जनरल ऑफर का मतलब क्या होता है कि ये आप सब पब्लिक के लिए अलाउ है कि ये चीज़ खरीद सकते हैं, मतलब सबको अलाउ किया जा रहा है। एग्जाम्पल से देखते हैं आपको वो समझ आ जाएगा। इट इज एन ऑफर, तो पहले हम स्पेसिफाइड नेचर को देखते हैं। इट इज एन ऑफर मेड टू अ स्पेसिफाइड पर्सन और अ ग्रुप। ये किसी एक खास ग्रुप या किसी एक खास पर्सन को सिर्फ कहा जाता है कि सिर्फ यही ले सकते हैं। जिनकी इनकम 10 लाख से ज्यादा है उनको हम अलाउ कर रहे हैं, उनको अपना बैंक बैलेंस शो करना पड़ेगा इस ऑफर को लेने के लिए। तो जिनकी भी इनकम 10 लाख से ज्यादा है उनको हम अलाउ कर रहे हैं कि वो ये गाड़ी परचेज करने के लिए हमारे पास आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए ऑफर्स टू बी बाय दिस फ्लैट। ए सिर्फ बी को ही ऑफर कर रहा है कि आपको ही ये फ्लैट बेचा जाएगा या आपसे ही खरीदा जाएगा। जनरल का मतलब क्या है कि सबके लिए ऑफर है, कोई भी आके जो है हमारे साथ डील कर सकता है, हमारे साथ बिजनेस कर सकता है, हमारे शेयर ले सकता है, तो उसे कहते हैं जनरल ऑफर। इट इज एन ऑफर, यहाँ पे जो आपकी बुक में लिखा हुआ है इट इज एन ऑफर मेड टू पब्लिक इन जनरल। एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है कि सबके लिए होती है। अ publishes in newspaper that he will reward 5,000, he will return in loss मोबाइल फोन। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि सबके लिए मैं एक ऑफर कर रहा हूँ कि मेरा मोबाइल गुम गया है, ठीक है, पब्लिक में से जो भी मेरा मोबाइल लेके आएगा उसको मैं इतनी अमाउंट जो है 5,000 जो है वो एज ए रिवॉर्ड दूंगा। सो उसने एक अनाउंसमेंट कर लिया, उसने ये नहीं कहा कि मिस्टर अली ही लेके आएगा मेरा मोबाइल तो मैं उसी को ही पैसे दूंगा। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। उसने सिंपल आपको एक ऑफर दे दिया कि क्या होगा कि जो भी मेरा पब्लिक में से लोगों में से जो भी मेरा मोबाइल वापस लेके आएगा मैं उसको इतनी पर्टिकुलर डेट दे दूंगा, इतना अमाउंट दे दूंगा। सॉरी, स्पेसिफाइड का मतलब क्या है, ऑफर सिर्फ एक बंदे को दी जाती है, जबकि जनरल का मतलब क्या है, ऑफर जो है वो पूरी पब्लिक को, सारी होल सोसाइटी को दी जाती है और कहा जाता है कि ये परफॉर्म सब कर सकते हैं। आगे छठा और इम्पोर्टेंट है आपका मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरी। इसका ऑफरी और ऑफरर कौन होता है? ऑफरी का मतलब होता है जिसके साथ हमने आगे चलना होता है, जिसको ऑफर दी जा रही होती है। और ऑफरर कौन होता है? जो ऑफर दे रहा होता है। द ऑफर इज वैलिड इफ इट इज कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। आपके लिए लाजमी है कि जिसको भी आप ऑफर दे रहे हैं तो उससे जाके बात लाजमी करें, उसको उससे उस ऑफर से रिलेटेड पूरा कम्युनिकेट लाजमी करें, उसे सारी कंडीशन लाजमी बताएं। कम से कम उससे जाके बात करेंगे ये ऑफर है, उससे सारा क्लियर होना चाहिए। इफ इट इज नॉट कम्युनिकेटेड टू द ऑफर देन इट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। सिंपल सी बात लिखी हुई है उन्होंने कि अगर आप उस बंदे से जाके कम्युनिकेट ही नहीं करोगे, अगर उस बंदे से जाके बात ही नहीं करोगे तो डेफिनेटली वो बंदा एक्सेप्ट भी करने के काबिल नहीं होगा। वो एक्सेप्ट कैसे कर सकता है जब तक उसने आपकी बात सुनी ही नहीं है। सो आपकी लाजमी है कि क्या करो, आप उस ऑफर को किस तरह से लेके चलो कि उससे कम्युनिकेट करो। इसमें उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, ए फाइंड्स अ बैग एंड डज नॉट नो दैट देयर इज अ रिवॉर्ड। अब कोई बंदा है और उसने कोई बैग ढूंढ लिया और उसको नहीं पता कि इस बैग को ढूंढने के ऊपर कोई ना कोई रिवॉर्ड भी था। अनाउंस इन दिस रिस्पेक्ट, मतलब उसे बताया ही नहीं गया, उसकी दिमाग में ही नहीं है, यहाँ उसे कम्युनिकेट ही नहीं किया गया कि अगर ये बैग मिल जाएगा ना तो इसके लिए कुछ 5,000 10,000 का रिवॉर्ड भी है। तो उसने अनइंटेंशनली, विदाउट कुछ नॉलेज रखे, विदाउट कुछ उसे पता था कि उसने ऐसा होने का इस तरह से होगा, तो उसने वैसे ही कोई बैग उसे मिला और उसने आके पुलिस को दे दिया। और वो क्या इम्पोर्टेंस है, वो क्लेम नहीं कर सकता। अगर तो आपको कम्युनिकेट नहीं हुआ, अगर आपको ऑफर का नहीं पता तो आप उस पर क्लेम नहीं कर सकते। अब ए जो है उस रिवॉर्ड के ऊपर उन्होंने बताया हुआ कि क्लेम नहीं कर सकता। किस तरह से? ए फाइंड्स अ बैग एंड
डज नॉट नो दैट देयर इज अ रिवॉर्ड अनाउंस इन हिज रिस्पेक्ट, कि उसके ऊपर कोई इनाम भी है। ए इन्फॉर्म्स टू ऑनर, अब ए जो है वो बैग उठा कर ले आता है और ऑनर को देता है कि ये आपका बैग मिला है मुझे। नाउ ए कैन नॉट रिकवर रिवॉर्ड एज ही कैन नॉट रिवॉर्ड ऑफ इट। अब वो ए इन्फॉर्म्स ऑनर, ए अब वो कह रहे हैं कि नाउ ए कैन नॉट रिकवर, ए जो है लास्ट लाइन में है, ए अब वो रिकवर करने के लिए रिवॉर्ड के लिए वो कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि इसके ऊपर क्या है रिवॉर्ड है। वो जिसका बैग है वो भी चुप कर जाएगा कि इसको तो पता ही नहीं है, तो मुझे क्या जरूरत है इसको पैसे देने की। और सेकंड उस तरफ से वो क्लेम भी नहीं कर सकता कि इसके ऊपर रिवॉर्ड था, वो मुझे रिवॉर्ड दो। तो इसमें सिंपल बता रहे हैं कि आप जो ऑफरी है जो आपका उससे कम्युनिकेट करें। अगर कम्युनिकेट कर लिए तो दूसरे पर्सन पे ये फिर लाजिम हो जाता है कि वो एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, और अगर कम्युनिकेट ही नहीं है तो फिर उसका मतलब है कि वो पता नहीं आगे प्रोसीड होना भी है कि नहीं। तो इसमें एम्बिग्युइटी रहती है, वो चीज़ क्लियर नहीं होती। तो इससे आगे है शुड नॉट कंटेन नेगेटिव कंडीशन। अब वो आपको क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कोई ऐसी कंडीशन, आप एक चीज हमें याद रखो कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंडीशन तो होनी ही नहीं चाहिए। कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि ये काम आप करोगे तो मैं आपके साथ ये काम करूंगा। मतलब आप किसी के साथ ये थ्रेट करोगे, उसको डराओगे या फिर उसे मारोगे तो तब मैं आपके साथ ये काम करूंगा। अगर आपने ये मेरी एक बात नहीं मानी तो मैं फिर आपके साथ आगे प्रोसीड नहीं करूंगा, मैं ये कम्युनिकेट नहीं करूंगा, मैं ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करूंगा। तो एक चीज हमारे कॉन्ट्रैक्ट में क्लियर एंड डिफाइन है कि उसके अंदर कंडीशंस नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे नेगेटिव कंडीशन की बात करें, शुड नॉट कंटेन नेगेटिव कंडीशन। वो क्या कह रहा है, इट शुड नॉट सर्टन एनी सच कंडीशन, कोई ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए द नॉन फुलफिलमेंट ऑफ विच विल बी कंसिडर्ड एज एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर। कोई भी ऐसी नेगेटिव कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि जिसको परफॉर्म करने के लिए, जिसको कंप्लीट करने के लिए जो आपका ऑफरी है वो तैयार ना हो, वो क्लियर ना हो। वो ये ना कहे कि यार ये कंडीशन मैं पूरी नहीं कर सकता क्योंकि इसमें जो है किसी का नुकसान हो जाएगा किसी को, इसलिए मैं ये कंडीशन पूरी नहीं करूंगा। जब भी आप ऑफर कर रहे हैं तो इस चीज़ को ध्यान में रखें कि कंडीशन कोई भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए जो किसी के लिए हार्मफुल हो, जो किसी का नुकसान पहुंचाए। यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि आपकी ऑफर के अंदर किसी भी तरह की कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। इट शुड नॉट इवन इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव। आगे वो एग्जाम्पल कोट कर रहा है, वन कैन नॉट मेक एन ऑफर, कोई भी बंदा ऑफर क्रिएट नहीं दे सकता इफ द ऑफर डज नॉट एक्सेप्ट। अगर जिसको ऑफर दी जा रही है वो एक्सेप्ट करे किस बेस पे, टू सर्टन डेट, देन ऑफर विल कंसिडर एज एक्सेप्टेड। अब वो ये कह रहा है कि आप हमेशा ये याद रखो कि जब भी ऑफर दे दी जाती है ना तो एक पर्टिकुलर डेट तक वो ऑफर रहेगी, उसके बाद वो एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारा इस्लाम के अंदर भी अगर है कि अगर लड़की ने हाँ में जवाब नहीं दिया निकाह के अंदर तो वो क्या एक्सेप्टेंस मानते हैं उसको एक शर्म हया में रख के उसको क्या मानते हैं कि इसकी एक्सेप्टेंस है, इसलिए वो रिप्लाई नहीं है उसका, तो हम उसके चुप रहने को उसकी हाँ मानते हैं। तो इसमें भी अगर आपको एक पर्टिकुलर डेट तक, क्या चीज़ है, एक पर्टिकुलर डेट तक कहा जाता है कि ये चीज़ इस डेट तक आपको ऑफर दी जा रही है, और अगर उस डेट तक आप रिजेक्ट नहीं करते तो वो आपकी एक्सेप्टेंस मानी जाती है। आपकी वो चुप जो है वो आपकी एक्सेप्टेंस मानी जाती है कि आप उसके साथ काम करने के लिए विलिंगनेस शो कर रहे हो। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, एक तो कंडीशन नहीं होनी चाहिए, कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए उसके अंदर, और वो उस कंडीशन में फंस ना जाए। ठीक है, और जो भी चीज़ होती है वो एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, इन वर्ड्स होनी चाहिए कि इस तरह से भी होनी चाहिए, क्योंकि जो आपकी चुप मानी जाती है वो एक्सेप्टेंस। एग्जाम्पल मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ। वन कैन नॉट मेक एन ऑफर, कोई ऑफर नहीं हो सकती, दैट इफ देयर ऑफर डज नॉट एक्सेप्ट टू द सर्टन डेट। अगर कोई खास डेट तक मैंने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, मेरे लिए लाजमी है कि अगर कोई ऑफर आई है तो मैंने एक खास डेट तक उसे एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है। अदर देन ऑफर विल बी कंसिडर्ड एज एक्सेप्टेड। और अगर मैं उस डेट तक उसे जवाब नहीं देता, उसे रिप्लाई नहीं करता, तो वो ऑफर क्या कंसिडर की जाएगी कि ये इसको लेके चलना चाह रहा है, उसको एक्सेप्ट कर रहा है। तो मुझे उस पर्टिकुलर डेट से पहले उसके लिए रिप्लाई करना, उसके लिए जवाब देना है। आगे हमारा 8 पॉइंट है, मे बी सब्जेक्ट टू एनी कंडीशन, देयर मे बी कंडीशन इंक्लूड इन द ऑफर। हो सकता है कि कंडीशन हो कोई, किस तरह की कंडीशन हमें देखना पड़ेगा इसके अंदर। कि एग्जाम्पल ए मेक्स एन ऑफर टू इंक्लूड कंडीशन दैट द एक्सेप्टेंस शुड बी गिवन
थ्रू टेलीफोन, बट अब इसमें ये वाली कंडीशन नहीं है कि कोई शर्त पूरी करोगे तो ये, इसमें इन्होंने सिंपल उसने अपना कम्युनिकेशन चैनल डिफाइन किया है। उसने कहा है, यहाँ पे मैं आपको दोबारा से रीड आउट करता हूँ कि वो क्या बात कर रहा है। अब इसके अंदर मैंने समझाते हुए आपको स्लाइड्स आगे पीछे नहीं की, तो आपका जितना भी लेक्चर है वो आप कोशिश कीजिएगा कि आप अपनी बुक से ही इसको कंसल्ट करें, बुक से ही देखें इसे, ठीक है। क्योंकि मैंने स्लाइड्स जो हैं शायद वो मोबाइल जो है पास था जिसकी वजह से प्रॉब्लम कर रहा है। सो आपको ये चीज़ देखनी है कि जब आप सुन रहे हो इस लेक्चर को तो आपके सामने जो है वो आपकी बुक होनी चाहिए। अगर अभी हम जो हैं वो 8 पॉइंट के ऊपर है। सो 8 पॉइंट जो यहाँ पे शो कर रहा है वो क्या है, देयर मे बी अ कंडीशन इंक्लूड इन द ऑफर। क्या कंडीशन के बताया गया था इस चीज के अंदर कि मुझे आपने जो भी कम्युनिकेशन करनी है, जो भी ऑफर देनी है वो ईमेल में देनी है। ये मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन है कि मैं ईमेल से उसको प्रोसीड करता हूँ। मेरे लिए ईमेल जो है वो आसान वेरिएंट है बात करने का, कम्युनिकेट करने का, चीज़ें हैंडल करने का। तो आप उसे फ़ोन करते हो बार बार, तो ऑफर आप उसे फ़ोन पे दे रहे हो कि आप उससे व्हाट्सएप कर रहे हो या फिर किसी और वे यूज़ कर रहे हो, स्काइप कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप इररेलेवेंट जो है वो ऑफर का वे यूज़ कर रहे हो, जो कि उसने कंडीशंस आपको बताई हैं कि ये कंडीशन फॉलो करनी है। तो यहाँ पे भी आप एग्जांपल जो है वो रीड आउट करते हैं। A makes an offer and includes a condition that the acceptance should be given through telephone but be sent it per letter। वो उसे कहता है कि मुझे तो तुमने जो भी ऑफर करनी है वो तुमने मुझे टेलीफोन के थ्रू करनी है, और वो उसे लेटर भेज देता है एक ऑफर का पूरा बना के। इसका ये तो ये इररेलेवेंट है, उसके लिए वो कंडीशन पूरी नहीं हुई। इन दिस केस ए कैन रिजेक्ट सच एक्सेप्टेंस। तो ए के पास पूरा राइट है कि वो इसको इशू बना सकता है कि मुझे आगे भी चलना है इस पर्सन के साथ और आगे भी काम करना है, तो ये तो मेरी अभी ऑफर से रिलेटेड एक कंडीशन ही नहीं पूरी कर पा रहा, तो उसने आगे क्या काम करना है। तो अब और मुझे तो सारी जो कंडीशन है वो फ़ोन पे करनी है, ये मुझे लेटर क्यों भिजवा रहा है। सो इसके लिए नेसेसरी है कि जो कंडीशन बताई गई है ऑफरी की तरफ से वो ऑफर जो है उसको कंप्लीट करे, मतलब जो भी उसने वे ऑफ चैनल बताया बात करने का वो उसको लेके चले आगे। लास्ट वन है हमारा 9वां पॉइंट, जो कि है इसी के सामने मस्ट नॉट कंटेन क्रॉस ऑफर, बिल्कुल सामने लिखी हुई है स्लाइड के अंदर। और मैं बेसिकली बुक से कर रहा हूँ तो इसलिए मुझे स्लाइड्स आगे फर्दर करने का भी मौका नहीं मिला, मेरा ध्यान सारा उसकी तरफ था, तो कुछ मोबाइल भी पॉज हो जाता है, इस वजह से प्रॉब्लम कर रहा है। सो आप इसको लाजमी ये चीज़ ध्यान में रखो कि आपने बुक सामने रखनी है जब भी आप ये लेक्चर सुन रहे हो, ताकि आपको ये टॉपिक समझने में आसानी हो। सो लास्ट देखते हैं अपना मस्ट नॉट कंटेन क्रॉस ऑफर। जो आपकी ऑफर है वो क्रॉस नहीं होनी चाहिए, ऑफर के ऊपर ऑफर नहीं होनी चाहिए, वो ये कहना चाह रहे हैं इसके अंदर। वो कह रहे हैं सिमिलर ऑफर्स बाय टू पार्टीज टू ईच अदर। एक ही तरह की मैं आपको 20 लाख ऑफर करता हूँ कि ये गाड़ी मुझे दे दें, वो उसको कहे मैं आपको 20 लाख ऑफर करता हूँ कि मैंने आपको नहीं देनी, मतलब ऑफर के ऊपर ऑफर नहीं होनी चाहिए, वो ये कहना चाह रहे हैं। सेम ऑफर नहीं होनी चाहिए। सिमिलर ऑफर बाय टू पार्टीज टू ईच अदर इन इग्नोरेंट टू ईच, मतलब जहालत वाली बात है कि ये चीज हो। ईच अदर ऑफर एंड कॉल क्रॉस ऑफर, इसको हम क्रॉस ऑफर कहते हैं कि मतलब मजाक में नहीं लेना इस चीज को, जहालत वाली बात नहीं करनी। द एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर क्रॉस ऑफर इज नॉट वैलिड, ये वैलिड नहीं होती है। दोस्तों ने एग्जाम्पल दी है आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर करने के लिए। वो कह रहे हैं कि ए रोट बी टू सेल हिम 40 चेयर्स। अब ए जो है वो बी को कहता है कि मैं 40 चेयर्स 200 की बेचूंगा, पर चेयर वो 200 की होगी, ठीक है। ऑन द सेम डे बी ऑल्सो रोट ए टू सेल हिम 40 चेयर्स टू 40 चेयर्स ऑफ सेम टाइप ऑफ 200 पर चेयर। तो उसमें वो कहता है कि वो सेम, उसको एक मैसेज आता है कि वो उसको एक चेयर 200 की बेचेगा, 40 चेयर बेचेगा। इसी तरह से ए बी को बेचेगा, इसी तरह से बी सेम मैसेज रिप्लाई में कर देता है कि मैं भी तुम्हें जो है 200 की पर चेयर जो है 40 बेचने को तैयार हूँ। तो ये बिल्कुल इररेलेवेंट चीज है, इग्नोरेंट है, इग्नोरेंट जहालत वाली बात है। इन इग्नोरेंट ऑफ एज ऑफर, उसे पता नहीं होता, या फिर वो जानबूझ के करता है, या फिर उसे पता नहीं होता कि सेम ऑफर उस तरफ से मुझे आई है, तो वो इग्नोरेंसी के अंदर कि उसे पता नहीं है वो तो वो उसको सेम ऑफर कर देता है। दीज ऑफर बिकम क्रॉस, दोनों की दोनों क्या हो जाएंगी, वो इनवैलिड हो जाएंगी, वो वैलिड ऑफर्स नहीं होंगी, तो वो ऑफर क्रॉस ऑफर हो जाएगी। सो
इसके अंदर जो अब मैं आपको सारा एक दफ़ा रिपीट करूंगा ताकि आपको सारा समझ आ जाए। ये अप्रॉक्सीमेटली 9 एसेंशियल्स हैं, 9 फंडामेंटल्स हैं जो आपकी ऑफर के अंदर होने चाहिए, तभी आपकी ऑफर वैलिड ऑफर होगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है इसके अंदर कि ऑफर है क्या। अब मैं कोशिश करूंगा कि आपको स्लाइड्स के साथ साथ एक्सप्लेन करूं। सबसे पहले ऑफर है क्या। ऑफर का मतलब होता है कि कोई भी एक पर्सन अपनी विलिंगनेस जो करता है कि मैं इस काम को परफॉर्म करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद क्या ऑफर, कोई भी ऑफर जो है उसके लिए कुछ फंडामेंटल्स हैं, वो फंडामेंटल्स पूरे होने के बाद कोई भी ऑफर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऑफर कहलाती है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि वो ऑफर किस फॉर्म में है। तो वो ऑफर 3 फॉर्म में हो सकती है, या तो रिटन फॉर्म में भेज सकते हैं ऑफर को, या ओरल फॉर्म में बात कर सकते हैं, ऑफर को डिलीवर कर सकते हैं, या फिर उसको अपने एक्शंस के साथ शो कर सकते हैं कि ये जो ऑफर है इस फॉर्म में दी जा रही है। तो इस डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर वो होती है। इसको हम कौन लॉ की लैंग्वेज में एक्सप्रेस और इम्प्लॉयड कहते हैं। इस तरह से सेकंड है मस्ट क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। उस ऑफर के अंदर आपका लीगल रिलेशनशिप जो है वो क्रिएट होना चाहिए। जो भी आप ऑफर दे रहे हो किसी पार्टी को, तो उसके अंदर आपका लीगल रिलेशन लाजमी कोई ना कोई क्रिएट होना चाहिए। वो सोशल रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, जैसे बाप और बेटे की यहाँ एग्जांपल दी गई है। तो आपके अंदर सोशल रिलेशनशिप नहीं बल्कि लीगल रिलेशनशिप ऑफर के अंदर होना चाहिए। उसके बाद थर्ड क्या है, क्लियर एंड डिफाइन। आपकी जो ऑफर है, ये दूसरा पॉइंट 2 दफा लिखा है, आप इसको अवॉइड करें। थर्ड पॉइंट पे देखें, डिफाइन एंड क्लियर। आपकी जो ऑफर है वो डिफाइन होनी चाहिए और क्लियर होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जो भी आप चीज़ बेच रहे हैं, जो भी आप चीज़ें ऑफर कर रहे हैं, जो भी चीज़ बात कर रहे हैं, तो वो इतनी क्लियर होनी चाहिए कि एक्सेप्ट करने वाले को आसानी से समझ आ जाए और वो उसके ऊपर रिस्पॉन्ड कर सके। सो इसके लिए आपके लिए लाजमी क्या है कि आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, और क्या ऑफर करते हुए कि कौन सी चीज़ डिफाइन कर रहे हैं, कौन सी बातें, उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन बताना लाजमी है, क्योंकि जो कि दोनों के लिए क्लियर हो। उसके बाद डिफरेंट फॉर्म ऑफ इन्विटेशन ऑफ द ऑफर। अब आपकी ऑफर जो है डिफरेंट फॉर्म में हो सकती है, एक इन्विटेशन फॉर्म में भी हो सकती है और एक डायरेक्ट फॉर्म में भी आपकी ऑफर हो सकती है। ये आपकी 2 तरह से हो सकती है। इसके बाद स्पेसिफाइड है जनरल। स्पेसिफाइड का मतलब है कि किसी एक खास पर्टिकुलर पर्सन या ग्रुप को आप जो है वो ऑफर दे रहे हो, और इसके अगेंस्ट जो जनरल होती है उसके अंदर आप पूरी पब्लिक को या होल पब्लिक को ऑफर करवा रहे होते हो कि जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं, जितने भी लोग इस पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, उन सबको ये ऑफर की जा रही है कि वो हमारे शेयर्स परचेज कर सकते हैं। उसके बाद मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफर। ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या है कि आपको अपनी ऑफर को इस पर्सन के साथ आगे लेके चलना चाह रहे हो, उसके साथ कम्युनिकेट करना लाजमी है, उसको बताना लाजमी है, क्योंकि जब तक आप उसे बताओगे नहीं तब तक वो आगे से एक्सेप्ट नहीं करेगा या कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो उससे कम्युनिकेट करना लाजमी है। उन्होंने इसके अंदर एक एग्जाम्पल कोट की हुई है रिवार्ड वाली, कि किस तरह से एक बंदा जो है वो लॉस्ट बैग ले आता है और उसे नहीं पता होता कि इसके ऊपर रिवार्ड है, तो आप उसके ऊपर क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि उसे पता नहीं है इस चीज़ का, क्योंकि वो अनअवेयर है इस चीज़ से रिलेटेड। उसके बाद आपका है 7वां पॉइंट, शुड नॉट सर्टन। कोई नेगेटिव कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि ये कंडीशन पूरी होने के बाद ही ये ऑफर जो है वो दूसरी तरफ से एक्सेप्ट की जाए। सो इस तरह की कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए उसके अंदर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो फर्दर। इसके बाद मे बी सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशन। सर्टन कंडीशन का मतलब यहाँ पे जो हमने देखा था वो कम्युनिकेशन चैनल था, कि जो आपका ऑफरी है वो कहता है कि मुझे जो है इस पर्टिकुलर वे के थ्रू ही क्या करना है, आपको मुझे ऑफर देनी है या फिर मुझे कम्युनिकेट करना है, और वो पर्टिकुलर वे जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता या फिर यूज़ नहीं करता जो ऑफर को दे रहा होता है। सो इस चीज़ की वजह से क्या होता है, इस चीज़ की वजह से ये प्रॉब्लम होती है कि वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता या फिर उसको ईजीनेस नहीं होती, तो इसके लिए वो रिजेक्ट भी कर सकता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, जो ऑफरी आपको कह रहा है उसके अकॉर्डिंग ही आपको कम्युनिकेशन चैनल अडॉप्ट करना पड़ेगा, उसकी वो इस तरह की कंडीशन आपको माननी पड़ेगी। उसके बाद क्या है कि लास्ट वन, मस्ट नॉट कंटेन क्रॉस ऑफर, कि ऑफर के ऊपर ऑफर नहीं दी जाती, ये आपकी इनवैलिड ऑफर कहलाती है। सो ये चीज़ें कुछ ध्यान में रखनी है, और ये चीज़ें ही ऑफर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, और ये जब चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, पूरी हो जाती हैं, तो उसी को ही हम लॉ के अंदर ऑफर कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, होप आपको समझ आ गया होगा। अभी भी कोई क्यूरीज हैं, क्वेश्चंस हैं तो आप मैसेज में बता सकते हैं।